नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा नौकरी घोटाला हुआ है। इस घोटाले के खुलासे के बाद अब योगी आदित्यनाथ किस मुंह से अखिलेश यादव पर अटैक करेंगे, किस मुंह से समाजवादी सरकार में नौकरियां अपने खास लोगों में बांटे जाने की चर्चा करेंगे। दरअसल ये नौकरी घोटाला अगर अपने सबसे विद्रूप रूप में है तो इसलिए है कि योगी के करीबी और खास अफसर, बड़े अफसर, उन सब ने अपने अपने रिश्तेदारों को, किसी ने अपने बेटे को, किसी ने बेटी को, किसी ने भतीजे को, किसी ने जानने वाले को, किसी ने रिश्तेदार को नौकरी दी। और नौकरी भी कोई छोटी मोटी नहीं, नौकरी सबको अधिकारी बनाने वाली, सबको अफसर बनाने वाली। यानी अफसर बना दिया योगी के अफसरों ने घोटाले के जरिए, स्कैम के जरिए अपने अपने घर परिवार के लोगों को, बेटे बेटी, भतीजे, इन सबको अफसर बना दिया। इस खुलासे में इंडियन एक्सप्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। इंडियन एक्सप्रेस इस दौर में जिस तरह का खुलासा किया है, बधाई का पात्र है। एक एक करके इस वीडियो में कोई लफाजी नहीं, सिर्फ फैक्ट, ये पूरा खुलासा समझिए, पूरा घोटाला समझिए। और सबसे बड़ी बात कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस घोटाले को जब देखा, समझा, तो कहा ये तो चौंकाने वाला घोटाला है। यानी ये पूरा घोटाला जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने आया तो जस्टिस भी, मिलार्ड भी, उनके भी होश उड़ गए। अब जरा इस घोटाले को समझिए, कैसे बटी है नौकरियां। दरअसल विधानसभा और विधान परिषद, इन दोनों पर प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के लिए 2020-21 में 2 राउंड की परीक्षा हुई थी। कुल मिला के पद थे 186 पद, बहुत ज्यादा नहीं थे, 186 पद थे। लेकिन शामिल कितने बच्चे हुए इसमें, वो संख्या बहुत बड़ी है। 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख बच्चे इन 2 राउंड की परीक्षा में सम्मिलित हुए 186 पद के लिए। जब नियुक्ति हुई तो हर पांचवा, मतलब 5 में 1 अफसर का या किसी नेता का रिश्तेदार निकला। ये भयंकर हालत रही। और ये जो नियुक्तियां हुई वो समीक्षा अधिकारी, यानी आरओ और एआरओ के पदों पर नियुक्तियां हुई विधानसभा में और विधान परिषद में, उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ के राज में। अब बाकी तो ईमानदारी आप देखते रहिए, रोज सुनिए आप विधानसभा में क्या होता था, इनके समय क्या होता था, अरे क्या 8 साल में हुआ है, अब वो सुनो। हाई कोर्ट में मामला गया तो हाई कोर्ट ने कहा कि एक चौंकाने वाला घोटाला है, स्कैम कहा इसको, ये चौंकाने वाला घोटाला है, सीबीआई जांच होनी चाहिए इसकी, इसमें ईमानदारी की कमी है और भाई भतीजावाद है। ये हाई कोर्ट ने ये कहा सीबीआई जांच के लिए, तो ये टिप्पणी की। अब मैंने बताया कि 5 में से 1 किसी वीआईपी अफसर या नेता का रिश्तेदार था। इंडियन एक्सप्रेस ने जो इसमें इन्वेस्टिगेशन किया, तो पूरा जो इसने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट अपनी छापी, उसके मुताबिक जिनकी निगरानी में परीक्षा हुआ, उन्हीं के रिश्तेदार चुन लिए गए। कुल 186 पद थे, जिसमें 38 पदों पर ये रिश्तेदार, भाई भतीजा बिठा दिए गए। अब सुनिए एग्जाम्पल, आप सुनिए, एक एक का मैं नाम डिटेल बता रहा हूं आपको। तत्कालीन स्पीकर थे, उस समय के स्पीकर थे हृदय नारायण दीक्षित। हृदय नारायण दीक्षित के पियारो और उनके भाई, एक कैंडिडेट और भतीजा, ये सब के सब नौकरी पा गए, सब अफसर बन गए भैया। उसके बाद विधान परिषद सचिवालय के प्रभारी, यानी प्रमुख सचिव, उनका बेटा, विधान परिषद के सचिव, उनका बेटा, वो भी बना अफसर। विधानसभा सचिवालय, विधान परिषद के प्रमुख सचिव, अब विधानसभा सचिवालय, इसके प्रमुख सचिव, इनके 4 रिश्तेदार अफसर बन गए। संसदीय कार्य विभाग,
इसके संसदीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव, भी सबका नाम और डिटेल बताएंगे, उनकी प्रतिक्रिया भी बताएंगे। संसदीय कार्य विभाग, इसके प्रमुख सचिव, इनका बेटा और बेटी दोनों अफसर बन गए। उप लोकायुक्त, अब समझिए कि कहां तक करप्शन की जड़ें हैं। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त, इन सबकी नियुक्ति होती है कि ये सरकार पर निगरानी रखेंगे, भ्रष्टाचार पर निगरानी रखेंगे। सब उसी कुएं का पानी पिए हैं। उप लोकायुक्त, इनके बेटे भी अफसर बने। दो पूर्व मुख्यमंत्री, उनके जो पूर्व ओएसडी हैं, उनके भी बेटे इसमें बने। क्योंकि अफसर किसी सरकार का नहीं होता है, वो अपनी सेटिंग जो सरकार है उसी में। उत्तर प्रदेश में तो बड़े बड़े उदाहरण है इसके। उसके अलावा जो दो निजी फर्म, जिनको ये एग्जाम करवाने की जिम्मेदारी दी गई थी, अभी इनके बारे में सुनेंगे तो आपके और होश उड़ जाएंगे। ये सब पहले ही से जेल काटे हुए थे और उन्हीं को एग्जाम कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। दो निजी फर्म, उसमें एक टीआर डाटा और एक राघव, ये दो जो है फर्म थी जिसको एग्जाम करवाने की जिम्मेदारी दिए गए थे। इनके, इन दोनों फर्मों के जो मालिक हैं, उन मालिकों के 5 रिश्तेदारों को अफसर बना दिया, 5 रिश्तेदारों को। अब बता दूं आपको कि ये जो दोनों फर्म हैं, इन दोनों फर्मों के मालिक ये जेल जा चुके हैं परीक्षा में गड़बड़ी हेराफेरी के मामले में, और मामला अभी विचाराधीन है, इसलिए जमानत पर बाहर थे और इन्हीं को दिया गया। दरअसल दिया गया उत्तर प्रदेश में ये एग्जाम कराने के लिए जिम्मेदारी, सूचना जो है प्रसारण मंत्रालय में बेसिल है, बेसिल को दिया गया। बेसिल से ये राघव और टीएसआर डाटा को ये काम मिल गया। हालांकि जितने पेपर लीक के मामले आते हैं, उसमें जिनको जिम्मेदारी मिलती है, वो पहले से किसी न किसी मामले में जेल गए हुए होते हैं, उन पर 2-4 गंभीर आरोप होते हैं, पर्चा लीक का, अनियमितता का आरोप होता है। ये तो रूटीन वर्क है। इसमें भी ये दोनों जेल काट के मालिक आए थे, उन्हीं को दिया गया, जिम्मेदारी दे दी गई। अब आगे सुनिए इसमें कहानी। 18 सितंबर 2023 को सुशील कुमार, अजय त्रिपाठी और अमरीश कुमार, ये 3 अभ्यर्थी इस मामले में जाते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2 जजों की बेंच में मामला जाता है और 2 जजों की ये बेंच 18 सितंबर 2023 को ही इस मामले में दोनों याचिकाओं को जोड़ के एक जनहित याचिका इसको मानती है और इस पर वो फैसला सुनाती है कि इसकी सीबीआई जांच हो, ये एक चौंकाने वाला घोटाला है, इसमें गड़बड़ियों के पर्याप्त सबूत हैं, ये मान लेती है। 3 अक्टूबर 2023 को विधान परिषद की के ओर से एक समीक्षा याचिका इसमें दाखिल की जाती है हाई कोर्ट में कि समीक्षा किया जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने जितने तथ्य और सबूत देखे थे, उसके बाद फिर कठोर टिप्पणी, पूरी कठोर टिप्पणियों को पढ़ेंगे तो बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। फिर बड़ी कठोर टिप्पणियां की और इस याचिका को, जो समीक्षा याचिका थी विधान परिषद की ओर से, उसे खारिज कर दिया गया। हालांकि बाद में, मैं अभी बयान के पहले बता दूं कि बाद में सुप्रीम कोर्ट में ये जो है विधान परिषद ने अपील किया और सुप्रीम कोर्ट की अपील पर सीबीआई जांच पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। अब इतने तथ्य, इतना, अब सरकार के विरोध में मामला था, फैसला आया था। एक तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है इस दौर में कि ऐसा फैसला आए, वो 2 जज जिन्होंने, हाई कोर्ट के 2 जजों की जो बेंच थी, उस बेंच को, दोनों जजों को, दोनों को सैल्यूट करने का फिलहाल तो करना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। इसमें दीक्षित साहब, जो हृदय नारायण दीक्षित, बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता, जो 17 से 22 तक स्पीकर थे, अब तो विधायक भी नहीं हैं, अब पूर्व हैं। तो इनसे जब पूछा गया, इंडियन एक्सप्रेस ने पूरी पड़ताल में एक-एक आदमी इस बात की, इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि मेरी इसमें कोई भूमिका नहीं है। हालांकि हमारी ही इस स्वीकृति से एजेंसी को ये दिया गया था परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी, लेकिन इसमें हमारी कुछ भूमिका नहीं है। जो कुछ आप बता रहे हैं, जो कुछ सामने आ रहा है, न इस बारे में हम कुछ जानते हैं और मेरे किसी रिश्तेदार का नहीं हुआ है।
मैंने आपको बताया था कि हृदय नारायण दीक्षित के पीआरओ, उनके भाई, कैंडिडेट, भतीजा, ये तमाम लोगों का उसमें नाम है। उसके बाद जयप्रकाश सिंह ये संसदीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव, बड़े अफसर हैं। और आप अगर ध्यान रखना है तो अफसरों के आगे जो टाइटल है उस पर भी थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, सरनेम पर भी। जयप्रकाश सिंह संसदीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव, इनका बेटा और बेटी दोनों अफसर बने हैं। इन्होंने क्या कहा कि योग्यता के आधार पर हुआ है, मेरे बेटे और बेटी जो चयन हुआ है, अफसर बने हैं, वो योग्यता के आधार पर बने हैं, और इस मामले पे इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँ। भाई योग्य होंगे, प्रमुख सचिव के बेटा बेटी है तो योग्य होंगे, लेकिन सवाल उठ गया। उसके बाद प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे, ये जो है विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव है दुबे जी। इनके 4 रिश्तेदारों अफसर बनाया गया है। इनके चचेरे भाई के बेटे बने हैं। उसके बाद दूसरे चचेरे भाई हैं, एक चचेरे भाई के 2 बेटे, फिर दूसरे चचेरे भाई के बेटे, मामा के बेटे, इन सब पर जो है इन सबको अफसर बना दिया गया। जब प्रदीप दुबे से पूछा गया तो प्रदीप दुबे ने कहा कि मामला दर्ज है, इस मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मामला, इसलिए मैं कुछ बोलूंगा। अब सुनिए दुबे जी ने कहा तो आगे सिंह साहब ने क्या कहा। जो प्रमुख सचिव महेंद्र सिंह हैं, जो विधान परिषद सचिवालय के जो है प्रमुख सचिव, उन्होंने क्या कहा कि दुबे जी ने जो बोलना था वो बोल दिया है, अब मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहता। दुबे जी ने तो आपको बता ही दिया कि सुप्रीम कोर्ट में है मामला, तो महेंद्र सिंह ने ये कह दिया। अब आगे चलिए, जो उप लोकायुक्त हैं, ये उप लोकायुक्त साहब पहले प्रमुख सचिव रहे हैं, प्रमुख सचिव के बाद अब उप लोकायुक्त हैं। ये दिनेश कुमार सिंह नाम है इनका, इसलिए मैंने कहा कि आप नाम पर ध्यान रख सकते हैं। जयप्रकाश सिंह, प्रदीप दुबे, महेंद्र सिंह, अब दिनेश कुमार सिंह है। दिनेश कुमार सिंह, इनका बेटा भी अफसर बन गया। आपका बेटा तो हिंदुत्व बचा रहा होगा, सनातन की रक्षा कर रहा होगा, उसको कहिए मन लगा करके करे। बाकी महेंद्र सिंह, जयप्रकाश सिंह, प्रदीप दुबे, दिनेश कुमार सिंह, ये सब बहुत बड़े अफसर हैं, इनके बेटे सब अफसर बन गए। लेकिन इनके बेटे अफसर बन गए तो इनके पास टाइम नहीं है। बाकी आप अपने बच्चों को बोलिए कि सनातन की रक्षा जोर से, मन से करें, खाना 2 के बजाय 3 टाइम खाएं, लेकिन सनातन की रक्षा करें। तो दिनेश कुमार सिंह का बेटा भी अफसर बना है। इन्होंने कहा, इनसे जब पूछा गया तो इन्होंने कहा कि मेरी कोई भूमिका इसमें नहीं है, मेरा कोई रोल नहीं है। अब ये पूरी कहानी जब सामने आई, जब सीबीआई को जांच दिया गया इसमें, तो सीबीआई की जांच के बाद जो प्राथमिक जांच होती है, प्राथमिक इंक्वायरी होती है, रिपोर्ट इंक्वायरी के लिए, तो प्राइमरी जांच शुरू हो गई इसमें। लेकिन प्राइमरी जांच शुरू हुई थी, दस्तावेज वगैरह सब जो है जब्त किए जा रहे थे, तभी फिर विधान परिषद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और वहां पर रोक लग गई। अब सवाल कुछ है, विधान परिषद को इतना क्या व्याकुलता है, क्यों इतना आतुर है कि केस की जांच ना हो पाए? जांच हो जाए तो पानी पानी हो जाए और दूध का दूध हो जाए, या आधा दूध आधा पानी है, जैसा भी जितना मिलाया है शुद्ध है, सब पता चल जाए। आप उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दशा देखिए कि 10 लाख बच्चे अभी एग्जाम देने जा रहे हैं, आरओ और इस सब में 4 साढ़े 4 461 पोस्ट शायद है, 10 लाख। सरकार कह रही है कि हमारी क्षमता नहीं है कि इतना एक साथ करवा पाए, उसी पर इतना आंदोलन। वो बेचारे प्रयागराज में धक्के खा रहे, खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, आंदोलन करना पड़ रहा है। अफसरों के बच्चे 186 में 186 पोस्ट मात्र थी, मात्र उसमें 38 बड़े बड़े अफसर, नेता, उनके रिश्तेदार, उनके बेटे बेटी भाई सब छा गए। ये उत्तर प्रदेश में ऐसा खुलासा है 2017 के बाद, क्योंकि भाजपा चुनाव प्रचार हो, विधानसभा में योगी जी का भाषण हो, हर जगह एक ही बात कहती थी
वो 38 में 58 एसडीएम, 37 में 57 एसडीएम, कितना, वो तो खैर मैथमेटिक्स तो ऐसा है कि उसको बार-बार रिपीट करने पे कई बार ना, अगर पुराने गणितज्ञ होंगे आर्यभट्ट वगैरह, तो उनके सर में माथे में दर्द हो जाएगा। एसडीएम एक जाति के हो गए, समाजवादी पार्टी ऐसे भर्ती करती थी, वैसे करती थी। भाई हम बड़े साफ गोई से कहें, समाजवादी पार्टी सब गलत करती थी, तभी तो 2017 में आपको बिठाया था। आपको किस लिए बिठाया था? 2017 में आपको इसलिए बिठाया था कि समाजवादी पार्टी अच्छी भर्ती नहीं की। लेकिन इसके लिए नहीं बिठाया था कि समाजवादी पार्टी ने अच्छी भर्ती नहीं की, तो आप आइए और आप भर डालिए अपने भाई भतीजा जितने अफसर हैं, उन सबको भर डालिए। इसके लिए तो नहीं बिठाया था, कतई नहीं बिठाया था। तो अब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ क्या इस विषय पर जवाब देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? क्या किसी अपनी चुनावी सभा में अपनी इस उपलब्धि के बारे में बखान करेंगे झारखंड और महाराष्ट्र में? अभी चुनाव प्रचार में वक्त है। अगर ये बखान करेंगे तो हो सकता है मतदाता न सही लेकिन कुछ अफसर चुनाव, विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रति पूरी निष्ठा रखें। क्योंकि उनको ये लगेगा कि यूपी में जो एक नया मॉडल डेवलप हुआ है, जहां पर बेटा बेटी भाई भतीजा झोंक करके नौकरी दे दो, ये मॉडल अगर आएगा झारखंड या महाराष्ट्र में, तो वहां के अफसरों को भी उम्मीद जगेगी कि उनके भी बच्चे अगर खाली हैं तो अब वो खाली नहीं रहेंगे, वो भी अफसर बन जाएंगे। इस उम्मीद के साथ मतदाता भले साथ ना आए, नहीं आ रहे हैं, लेकिन अफसर कुछ आ सकते हैं। इसलिए इस मॉडल की चर्चा झारखंड और महाराष्ट्र में करनी चाहिए। रही बात इस सच से मुंह छुपाने की, तो कतई उम्मीद मैं नहीं करता हूं कि इस सच के बाद, इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के बाद इंडियन एक्सप्रेस के, कोई मुंह छुपाएगा। न योगी आदित्यनाथ छिपाएंगे, न भाजपा छिपाएगी, न दिल्ली दरबार वाले छिपाएंगे। क्योंकि जो 70,000 करोड़ चक्की पिसिंग वाले अजीत पवार को शामिल करवा करके गर्व से कह सकता है कि अजीत दादा पहले क्यों नहीं आए, उसे इस बात की क्या जो है शर्म? वो तो गर्व से कहेंगे हाँ जी हमने दे दिया नौकरी। हमने दुबे, प्रदीप दुबे, महेंद्र सिंह, दिनेश कुमार सिंह, जयप्रकाश सिंह, इन लोगों के आगे की पीढ़ियों को सुधार दिया। खैर, इजाजत मुझे दीजिए, बस चलते-चलते इतना ही कहेंगे कि कन्हैया कुमार ने कह दिया महाराष्ट्र में, यही जो मैंने कहा, तो बड़ा चिढ़ गए हैं भाजपा के लोग। बोल दिया कि भई जो है सनातन की रक्षा करना है, हिंदुत्व की रक्षा करना है, ये वाक़ई महत्वपूर्ण काम है। कन्हैया ने बोला कि बड़ा महत्वपूर्ण काम है, इसमें कोई गलत बात नहीं भाजपा वाले कर रहे। लेकिन इस काम में ये पूछ लीजिए आप लोग कि इस काम में सिर्फ हमारा आपका बेटा-बेटी भाई जुटेगा या उन नेताओं के भी बेटा-बेटी सब जुटेंगे? हैं? वो चले जाएँगे ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में पढ़ने और यहाँ लेके झंडा सवेरे-शाम घूम रहे हैं। जान-ऊन चली गई तो कासगंज वाले गुप्ता जी को देखिए, चंदन गुप्ता के पिताजी को। आज की तारीख में जहाँ बैठते हैं वहीं बताते हैं कि ये भाजपाई और इनका ये फ़ॉर्मूला, ये ढकोसला, ये सब बहुत घातक है देश के लिए। तो यही कन्हैया ने कहा कि भाई पूछ लीजिए कि सनातन की रक्षा करने की ज़िम्मेदारी खाली हमारे आपके बेटा-बेटी पे या इन लोगों जो लोग रक्षा करने के लिए हम लोग को अपील कर रहे हैं, वो अपने बेटा-बेटी को भी उतारेंगे, अपने भी भाई-भतीजा को उतारेंगे मैदान में। अब उसमें एक लाइन उन्होंने और कह दिया कि इतना रक्षा अगर करने हैं, प्रहरी बनना है, तो थोड़ा देखा जाए वो रील-वूल बनाने पर। वो रील मैडम बनाती रहती हैं किसी के भी साथ। अब सवाल, उस सवाल पर तो बहुत तमतमा गए हैं सब लोग। इस नौकरी आखिर में इसीलिए चर्चा कर रहे हैं कि नौकरी कहाँ जुड़ती है जाकर के। तमतमाए जो लोग हैं उनसे मेरा सवाल है, कन्हैया का नहीं है। मैडम फडणवीस की बात हो रही है। देवेंद्र फडणवीस की धर्मपत्नी, उन्हीं की तरफ इशारा था कन्हैया कुमार का। तो उसमें कोई अभद्र आपत्तिजनक बात नहीं कही है। अभद्र आपत्तिजनक कहने वालों को तो आजकल फूल माला पहना के जेल से आने के बाद स्वागत किया जाता है, गुजरात से लेकर के और बनारस तक। कन्हैया कुमार ने इतने कहा कि भाई जिस दौर में, कन्हैया को छोड़ो अब हम ही सवाल कर ले रहे हैं आपसे। जिस दौर में
ढाबा पे, फल के ठेला, सब्जी के ठेला, सब पे आइडेंटिटी ज़रूरी है। तमाम वीडियो दिन भर ये जितना नफ़रती ब्रिगेड वाले हैं वीडियो डालते रहते हैं कि देखिए पहचान होगा तो आपकी सब्जी बिकेगी, इस पे लगा लो, ये झंडा लगा रहेगा तो दूर से लोग जान जाएँगे कि हिंदू हैं। तो सब्जी के ठेला वाला पता रहे हिंदू है कि मुसलमान है, फल का ठेला वाला पता रहे, ढाबा पता रहे, रेस्टोरेंट पता रहे, होटल पता रहे, हैं? सब पता रहे। तो यह भी पता होना चाहिए कि रील जब उस सब से क्या हो रहा था? वो सब्जी अगर अगर गुफरान के दुकान पर सब्जी हमने खरीद लिया, तो हम सनातन द्रोही हो गए, सनातन फिर खतरे में आ जाएगा। तो अगर किसी मुस्लिम युवक के साथ मैडम फडणवीस रील बनाएँगी, तो सनातन मजबूत कैसे हो जाएगा? तो हमेशा ये गांधी जी कहते थे, ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारी तो कोई बात ही नहीं है। गांधी जी कहते थे और गांधी जी पहले बहुत लोग कह गए। ये तो आदिकाल से भारत में कहा गया है, भारत की संस्कृति में, कि कोई भी ज्ञान, कोई भी सुधार अगर करना है, कोई भी क्रांति करनी है, तो फिर अपने घर से उसको शुरू किया जाता है। इतने से तो बात है, इसमें रूठने नाराज होने जैसी कोई बात है ही नहीं। तो अपने घर से शुरू की जाती है। तो बस ये देखिए आप लोग, ये नौकरी वगैरह का आंकड़ा देखिए, समझिए और आप लोग भी तय करिए कि अपना बेटा-बेटी, भाई-बहन उनको क्या करवाना है, उनसे रक्षा करवानी है, प्रहरी बनाना है, नौकरी करवानी है, पेट चलाना है, घर-द्वार दुरुस्त रखना है। इजाज़त मुझे दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।